समटाइम्स आई वंडर कि ये जो 4 सेंटेंसेस हैं और ये जो 4 फ्रेजेस हैं, अगर मैं कहूँ, इज इट मोर साइकोलॉजिकल, इज इट अ फील गुड फैक्टर, या इसके पीछे देयर इज रियली अ साइंस? आप जो बोलते हैं और आप जो भी एक्शन ले रहे हैं उसका प्रभाव वाइब्रेशनली तो हम पर पड़ता है। मनो मूलम इदम जगत, हमारे शास्त्र कहते हैं आपका संसार, आपकी दुनिया आपके मन से क्रिएट हो रही है। इसीलिए आपको करना क्या चाहिए? अगर मैनिफेस्टेशन चाहिए तो अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए। हाँ, डेस्परेट और ऑब्सेस्ड हो जाएंगे तो डर ज़्यादा रहेगा कि नहीं मिलेगा तो क्या होगा। कुछ लोग ऑफ स्कूल ऑफ थॉट ये है कि इट्स अ टेम्पररी प्लेजर। मैनिफेस्टेशन इज नॉट कि मुझे कुछ चाहिए बस, ये तो अधूरा सच हो गया। पूरा सच ये है, हिप्नोसिस हिप्नोथेरेपी में भी क्या हो रही है, यू आर एबल टू स्विच ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। मैनिफेस्टेशन कभी थॉट में नहीं होती, यानी कि मैं कुछ फोकस करूँ मुझे ये चाहिए, वहां से मोमेंटम शुरू होता है, लेकिन एक्चुअली वो हो रहा है। जो लोग एफर्मेशन टेक्निक्स करते हैं फॉर इंस्टेंस, और कोचेस भी हैं जो उसको बहुत अफर्मली करवाते हैं और दावे भी करते हैं, तो वो जो कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होता, मतलब इट्स अननेसेसरी। क्या मैनिफेस्टिंग मनी गलत है या हम गलत तरीके से कर रहे हैं? गीता में भी एक श्लोक है इसे समझाने के लिए, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। सपोज आप किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, पैसों के बारे में बार बार, पैसे पैसे पैसे, तो फोकस से अटैचमेंट बन जाएगा। अब आपको लगेगा कि मुझे तो ये चाहिए, अभी चाहिए। जितना ज़्यादा डिज़ायर अटैचमेंट से क्रिएट होगा उतना ही क्रोध आएगा। मेरे लिए क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए विच आई शुड फॉलो, जिससे मेरे को ये गोल अचीव करने में आसानी भी हो और खुशी भी हो? सबसे पहले तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। सबको पैसा चाहिए लाइफ में, सबको लग्जरीज चाहिए, और साथ ही में सबको हैप्पीनेस भी चाहिए होती है। तो आजकल क्यों लोग इतने डिप्रेस्ड हैं, क्यों जूझ रहे हैं इस बैलेंस को बनाने के लिए? हमने इन सवालों के कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश की आज के हमारे गेस्ट के साथ। हमारी जो आज की गेस्ट हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्सपर्ट तो हैं ही, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, और एक जो टेक्निक होती है होपोनोपो, उसमें वो उनकी जो एक्सपर्टीज़ है जानी जाती है इंडस्ट्री में। तो आइए आज मिलते हैं डॉक्टर करिश्मा आहूजा से और पूछते हैं कि क्या ये जो एक एक डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर, एक डिप्रेशन की जो संख्या बढ़ती जा रही है हमारे आसपास, क्या इसका जवाब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है कि नहीं? सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। थैंक यू सो मच। मैंने होपोनोपो टेक्निक की बात की। जी। उसके बारे में काफ़ी बोला जाता है, काफ़ी लोग बात करते हैं, पर क्या समटाइम्स आई वंडर कि ये जो 4 सेंटेंसेस हैं और ये जो 4 फ्रेजेस हैं, अगर मैं कहूँ, इज इट मोर साइकोलॉजिकल, इज इट अ फील गुड फैक्टर, या इसके पीछे देयर इज रियली अ साइंस? देखिए, आप जो बोलते हैं और आप जो भी एक्शन ले रहे हैं उसका प्रभाव वाइब्रेशनली तो हम पर पड़ता है, क्योंकि आज तो मशीन्स हैं जो आपकी वाइब्रेशन ऑरा भी कैप्चर करते हैं। अच्छा। एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, किसी ने आपको एक कॉम्प्लीमेंट दी तो आपको अच्छा फील होता है। उस समय शायद आप कुछ ज़्यादा खा लेंगे क्योंकि आप अच्छे मूड में हैं। लेकिन जब किसी ने कुछ ऐसा बोला जिससे आपको तकलीफ़ हुई, दुःख हुआ या कष्ट हुआ, तो उसी समय ना आपकी हार्ट बीट थोड़ी चेंज हो जाएगी, जैसे कि आपको लगेगा स्ट्रेस अंदर। ऐसी फीलिंग आती है जब कोई आपको पसंद नहीं है, आपके आस-पास है, तो पेट में आपको कुछ फ़ील होगा, सेंसेशंस होंगी। कभी-कभी नर्वसनेस होती है जब कुछ इम्पोर्टेंट काम करना होता है, तो बॉडी तो आपकी थॉट और फीलिंग की रिएक्शन पास तो कर ही रहा है। इसीलिए तो आज न्यूरो साइंस भी बताती है कि जब आप किसी चीज़ को लेकर निराश हैं या दुखी हैं या बहुत गुस्से में हैं, तो आपका बॉडी कभी रिलैक्स कर ही नहीं पाता। ट्रू। इसीलिए स्ट्रेस बढ़ रहा है और हम इसे नॉर्मलाइज कर बैठे हैं। हमें ऐसे लगता है कि काम है, कंपटीशन है, स्ट्रेस तो होगा ही। तो आज तो साइंस भी बताती है और स्पिरिचुअलिटी और मेटाफिजिक्स तो इसको मान के चलते हैं कि आप जो सोचेंगे आप वो बन जाएंगे। ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि हर थॉट के पीछे एक वाइब्रेशन पास होती है बॉडी में। तो सपोजिंग कोई आपसे कह रहा है कि मैं दुखी हूँ, इसका मतलब वो एक नेगेटिव वाइब्रेशन में है। इसका मतलब उनकी बॉडी भी
एनर्जेटिकली लोअर मोड पे है। राइट। बट मैम हम जैसे आपने अभी कहा कि जो अगर दुखी है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव है। चलो यहाँ पर हम इमोशंस और फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, बट पीपल हैव स्टार्टेड एसोसिएटिंग ये जो साइंस है टू गेट मटीरियलिस्टिक गेन्स या जी मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स, जी। राइट? तो इसमें भी क्या कोई कनेक्शन है न्यूरो साइंस और इसमें कि अगर आप ऐसे करोगे तो हाँ आपको ये सब चीज़ें मिल सकती हैं? देखिए ये तो सच है, क्योंकि आप जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे ना, आप मैग्नेटिकली उसको अट्रैक्ट करते हैं, ये तो है। अब जैसे ओके। कि एक सिंपल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपको कोई बिल्डिंग में पसंद नहीं है, आप उसके बारे में बात करते हैं, सोचते हैं मुझे इसे बिल्कुल नहीं देखना, सुबह सुबह वही दिख वही जाएगा दिखता आपको। है, यू राइट। तो क्या हो रहा है, आप एनर्जी ड्रॉ करते हैं, आपकी माइंड से आप अपने तरफ एनर्जी खींच रहे हैं। मनोमूलम इदम जगत, हमारे शास्त्र कहते हैं आपका संसार, आपकी दुनिया आपके मन से क्रिएट हो रही है। इसीलिए आपको करना क्या चाहिए, अगर मैनिफेस्टेशन चाहिए तो अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए। हाँ, डेस्परेट और ऑब्सेस्ड हो जाएंगे तो डर ज़्यादा रहेगा कि नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो मैनिफेस्टेशन काम तो करती। इनफैक्ट किसी को एक स्पिरिचुअल गोल भी है कि मुझे भगवान से जुड़ना है, पहले एक थॉट से शुरू होगा, एक इंटेंशन तो होगी ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो चाहे स्पिरिचुअल है, नॉन स्पिरिचुअल, दुनिया में वैसे कुछ भी नॉन स्पिरिचुअल है ही नहीं, लेकिन सपोज मैं मानती हूँ कि चलो पैसा मेरे लिए एक नॉन स्पिरिचुअल चीज़ होगी। एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैं सब में भगवान को देख सकूं, सब में भगवान को महसूस कर सकूं, तो मेरे लिए कुछ भी नॉन स्पिरिचुअल होगा ही नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ अच्छे इंटेंशन के साथ करूंगी। तो अप्रोच ऐसे करना चाहिए दैट एवरी थिंग हैज़ यूनिवर्सल पावर। तो अगर मुझे कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो मैं उसके बारे में अच्छा सोचूं, अच्छा लिखूं, अच्छा बोलूं। और एक सिंपल चीज़ हर कोई इमेजिन कर सकता है। अब मैं आपसे कहूँ इमेजिन करो आप बीच पे बैठे हैं, इमेजिन करो आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप कर पाते हैं? आपको ये गिफ्ट किसने दी? ये हायर मेंटल फैकल्टी हमें दी क्यों गई है? उसे यूज़ करने के लिए दी गई है। तो मैनिफेस्टेशन तो इसीलिए एक सिस्टम है, एक एनर्जी साइंस है, ताकि हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को लेकर आ सकें और अपने पास्ट को निकालने के लिए काम कर सकें। बट मैम कुछ लोग ऑफ स्कूल ऑफ हाँ थॉट ये है कि इट्स अ टेम्पररी प्लेजर, हाँ ये आपको टेम्पररी रिलीफ देता है। जैसे हाँ आपने कहा बीच पे बैठे हैं, अच्छा लगा, खुश हाँ। हुए उस वक्त, खत्म कहानी, आगे बीच मिले ना सही मिले बात पता है, नहीं। तो सही बात है। इजंट दिस ट्रू देन कि ये टेम्पररीली शायद आपको रिलीफ देता है? डिपेंड्स ऑन आपके लिए मायने क्या रखती है। अब जैसे कि अगर आपके लिए शांति मायने रखती है, अगर आपके लिए हैप्पीनेस मायने रखती है, तो आप क्या कोशिश करेंगे, आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन दो कि मुझे सबसे अच्छा बनाए रखना है, मुझे अच्छी चीज़ें चाहिए, मुझे सपोज़ कोई कहे मुझे अबंडेंस चाहिए, मुझे अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। तो ये सब चीज़ें माइंड में रखते हुए भी आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम करते रहें कि मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट कि मुझे कुछ चाहिए बस, ये तो अधूरा सच हो गया। पूरा सच ये है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे ताकि आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सके। तो मैनिफेस्टेशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट इनर वर्क, और इनर वर्क में अपनी एनर्जी क्लेंजिंग तो आती ही है। वो आई थिंक पीपल हैव फॉरगॉटन द हाँ इनर वर्क पार्ट एंड हाँ जस्ट केप्ट द आउटर प्लेजर पार्ट हाँ, अलाइव। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप जैसे आप हिप्नोथेरेपी भी हम्म करती हैं, तो इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन या डिफरेंस क्या है बिटवीन लेट्स से हिप्नोथेरेपी प्लस अ साइंस लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम्म या होपोनोपो, कैसे इनमें क्या फ़र्क है या एक एक्सटेंशन है एक दूसरे का? हम्म। एंड आप जब लेट्स से यू यूज़ टू इन अ वे हील पीपल और हेल्प देम फाइंड द पाथ, तो क्या आप दोनों का इस्तेमाल करते हो? देखिए हर किसी को अपने आप से बात करना सीखना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगी कि किसी पे भी डिपेंडेंट मत हो जाइए कि आप मेरे माइंड को प्रोग्राम करो। हाँ, हम सिखा सकते हैं किसी को कि कैसे आप अपने माइंड बॉडी को रिलैक्स करके अपने साथ बात कीजिए, ओके। बट डोंट मेक देम डिपेंडेंट ऑन यू इवन एज थेरेपिस्ट। अगर बार बार उन्हें आपके पास आना पड़ता है ये सोच कर के मेरी माइंड रीप्रोग्रामिंग के लिए मुझे इनके पास जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमने इन चीज़ों को समझा नहीं है। एनर्जी क्या है, आप एनर्जी को एक दिशा दीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ चाइल्ड, उसको बहुत पावर है बट उसको डायरेक्शन नहीं है। तो हम हीलिंग में, एनर्जी साइंसेस में क्या करते हैं, हम अपने बॉडी को सबसे पहले स्टेबल, माइंड को बैलेंस्ड रखना पहले प्रैक्टिस करते हैं। ओके। तो एक दो टाइम के लिए आप
किसी स्टूडेंट या क्लाइंट को समझा सकते हैं कि देखो आप मेरे साथ करो, अब आपने समझ लिया आप कर सकते हैं, अभी खुद के साथ प्रैक्टिस करो। करना क्या है, अगर हर कोई मौन में बैठना, साइलेंस में बैठना चालू करेगा तो उसे किसी भी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब तक आप सीखते नहीं हैं, आप खुद से प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली नहीं करते हैं, हो सकता है आपको कुछ सेशंस लेने पड़े, आपको ज़रूरत है कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड एंड यू नीड टू रिलैक्स, ऐसे में ऐसे सेशंस काम करते हैं। लेकिन अगर आप आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू करो कि आप अपने इनर वर्ल्ड को स्ट्रांग बनाते जाओ, अपने आप को कहो कि नहीं मुझे अपने आप को समझना है, आप रोज़ 10-15 मिनट निकालो, ब्रीदिंग पे फोकस करो, आसपास साउंड्स हो रहे हैं उस पर फोकस करो और अपने आप से पूछो मुझे क्या चाहिए, व्हाट डू आई वांट। सपोजिंग आंसर आता है आई वांट टू हील माय बॉडी, अच्छा तो मेरी बॉडी कैसे होनी चाहिए, हाउ डू आई वांट टू फील। अगर आप ऐसे करके क्वेश्चंस पूछेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड जवाब देगा और ऐसे में यू विल स्टार्ट गोइंग डीपर। तो करना क्या चाहिए, माइंड को शांत रखना पहले सीखिए। हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी में भी क्या हो रही है, यू आर एबल टू स्विच ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड और आप एक रिलैक्सेशन इंड्यूस करते हैं। इससे हर किसी को प्रैक्टिस करना है। और मैनिफेस्टेशन, जो आपका सवाल था, मैनिफेस्टेशन के लिए ये ज़रूरी है बिकॉज मैनिफेस्टेशन कभी थॉट में नहीं होती, यानी कि मैं कुछ फोकस करूँ मुझे ये चाहिए, वहाँ से मोमेंटम शुरू होता है, लेकिन एक्चुअली वो हो रहा है थॉट्स के गैप के बीच में। जब आप डिटैच्ड हैं अपने गोल से, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्चुअली और एनर्जी भेजता है। तो आप कह रहे हो जब मैं उसके बारे में कॉन्स्टेंटली नहीं सोच रही, हाँ। दैट्स द टाइम आप कह रहे हो कि इट वर्क्स द मोस्ट। मैनिफेस्टेशन इज ऑलवेज इन द गैप बिटवीन द थॉट्स, नेवर अच्छा। इन द थॉट। इसका मतलब आपका क्या काम क्या है, सुबह उठकर एक दिशा दो, मुझे क्या चाहिए, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे लोग हैं, सपोर्ट सिस्टम है, सुख समृद्धि शांति है, आप अच्छी चीज़ें बोलो। उसके बाद अपना काम करो, उस पर फोकस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब कोई नकारात्मक नेगेटिव विचार या फीलिंग आती, उससे डील करना सीखो। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन के लिए क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे 50 बार लिखना है, मुझे 100 बार लिखना है, मुझे 1000 बार बोलना है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, आपको मज़ा आ रहा है आप बोलो, लेकिन इसीलिए बोल रहे हो कि मैं फोर्स करके अपने आप को बोलूँ कि मुझे ये बोलना ही है ताकि मैं जल्दी मैनिफेस्ट करूँ, ऐसा कुछ इंस्टेंटली मैनिफेस्टेशन में नहीं होता। जब सही समय आएगा, आपकी कार्मिक क्लेंजिंग एक हद तक हो गई है ना, तब आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आएंगी। हाँ, मुझे प्रयास आज से शुरू करना है, मुझे नहीं पता कब आएगा, भगवान की ग्रेस होगी तो जल्दी आ जाएगा। या शायद अगर बुरा समय आना है, 3 महीने तक मेरा बुरा समय चलना होता है, कभी कभी शायद 4 दिन में निकल जाए, क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया और भगवान ने मुझे ग्रेस दी। सो माई जॉब इज़ टू मेक द एफर्ट, बट आपका इनर वर्क, आपकी खुद की साधना आपको बनाए रखनी है। सो मैम, ये तो फिर कॉन्सेप्ट वही हो गया कि हाँ। डेस्टिनी है जो है वो है, और कर्मा इज कर्मा, तो आप अपने कर्म करने पे फोकस करो हाँ, एंड डेस्टिनी विल गिव यू व्हाट जो आपके लिखा है या जो वो रिवॉर्ड करती है। देखिए आपके जीवन में जो आता है उससे आप कैसे डील करते हैं वो आपके आज के प्रयासों से आ रहा है, ना कि पास्ट से। आज आप जो प्रयास कर रहे हैं उससे आप कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल और प्रॉब्लम को भी अगर अच्छे से मैनेज करेंगे तो उसका नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आज अवेयरनेस के बिना काम कर रही हूँ तो सबसे पहले तो चैलेंज हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके ऊपर से क्या होगा, मैं हार मान लूँगी। जो लोग हार मान लेते हैं उनकी साधना इतनी पक्की नहीं है। या मैं ओवर स्ट्रेस होंगी या मैं इनफैक्ट एंग्जाइटी होगी। इनफैक्ट ये सवाल एक बार मैंने अपने गुरु से पूछा था हम्म। कि जब हम नाम जप करते हैं या अगर हम कोई साधना अपना, जैसे कि साइलेंट सिटिंग अपना रहे हैं, कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो मतलब मैं क्यों करूं? क्योंकि हम हमेशा इंस्टेंट फिक्सेस पे जाते हैं कि अभी मैंने 3 दिन कर लिए, अब रिजल्ट आना है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही कि आपके कर्म सबसे पहले नष्ट होने चाहिए। जब तक एक सर्टेन लेवल पे नहीं होंगे आप इसको भी एंजॉय नहीं करोगे, लेकिन इतना समझ कर करो ये मेरे लिए अच्छा है। आखिर शास्त्र भी तो कहते हैं तस्माद शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। तो बुक्स क्यों लिखे गए थे? हमें बताने के लिए कि हमारे लिए अच्छा और बुरा क्या है। जब कुछ अच्छा पढ़ते हैं या सपोज साइलेंस में बैठ रहे हैं तो हमें पता है कि देखो मुझे इसकी ज़रूरत है, आई नीड टू बी साइलेंट, क्योंकि कुछ पल के लिए भी अच्छा लगता है। चलो बाद में फिर आप वापस अपने ओल्ड पैटर्न्स पे चले जाते हैं, लेकिन उस समय थोड़ा तो अच्छा लगा।
तो आपको इतना तो एहसास है ना कि ये चीज़ अच्छी है। अब जैसे कि आपके सामने बासी खाना है, आपके सामने फ्रेश खाना है, आपको पता है मेरे लिए फ्रेश इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, तो प्रैक्टिसेस को भी इस अप्रोच के साथ करो कि लॉन्ग टर्म में मुझे हेल्प करेंगे, तो क्यों ना मैं आज से ही अपना लूँ। तो मैम जो लोग एफर्मेशन हाँ, टेक्निक्स करते हैं हाँ, फॉर इंस्टेंस, हाँ, और कोचेस भी हैं जो उसको हुँ, बहुत हुँ, फर्मली करवाते हैं हुँ, और हुँ, दावे भी करते हैं, जैसे अगर आपकी वो 369 हो गई हुँ, या हुँ, 10x3 हुँ, जो टेक्निक्स होती हैं, हुँ। तो वो जो कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होता, मतलब इट्स अननेसेसरी। देखिए, आपके माइंड को फ़ोकस्ड बनाने के लिए, डिसिप्लिन्ड बनाने के लिए अच्छी है। क्योंकि कभी-कभी अगर हमें पता था कि हमने 10 दिन किया, 10 दिन करना है या 3, मैं तो कहूँगी 3 महीने के नीचे कोई प्रैक्टिस मत करो। तो जब कोई मुझे कहता है मैम 369 समझा, मैं कहती हूँ 3 महीना, 3 स्टैंड्स फॉर 3 मंथ्स। क्यों? क्योंकि अगर आप उससे कम काम करेंगे ना, तो आपका ध्यान रिज़ल्ट पे है। 3 महीने भी करते हैं, तो मैं उस प्रैक्टिस को एन्जॉय करने लगती हूँ। मैं उसको समझने लगती हूँ। मेरी अवेयरनेस बढ़ती है, मेरे अंदर चेंजेस होने लगते हैं। 3 दिन बहुत कम है किसी साधना के लिए। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको इतना समझना है कि जो चीज़ मैं कंसिस्टेंटली करूँ ना, उससे ही मेरी सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो सकती है। तो अननेसेसरी कुछ भी नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस को समझ के करो। इफ़ यू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड द रिचुअल, देन इट बिकम्स स्पिरिचुअल। तो अवेयरनेस के साथ करो कि ये मेरे बॉडी को क्या कर रहा है, इससे मेरा माइंड कितना क्लीन हो सकता है। समझ के करेंगे ना, तो मन से करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे चलो ट्राई करते हैं या पता नहीं होगा नहीं होगा। ऐसे अप्रोच करो कि ये एक प्रैक्टिस से मेरा जीवन बदल सकता है। जैसे कि मैंने खुद के लिए किया था, मैंने 3 से 4 दिन सिर्फ ट्राई किया, मैं अच्छा बोलूँ, किसी को भी बुरा नहीं बोलूँ। उससे मुझे लगा कि मेरे बॉडी में टेंशन स्ट्रेस इतना कम हो गया है। तब मैंने सोचा कि भाई ये तो हल्के में नहीं ली जा सकती, मतलब इतने चेंजेस हो सकते हैं। तो हर टेक्निक काम करती है, लेकिन आपका अप्रोच सही होना चाहिए। सिर्फ कि ये मैं 3 दिन में हासिल कर लूँ, नहीं, सो कैन अपनी आई इनर क्लीनिंग सो करो। कैन आई ब्रेक दिस मिथ टू या द ऑडियंस कि अगर आप सिर्फ अपना रिजल्ट हासिल करने के हाँ, लिए वो 10 दिन टेक्निक हाँ, अपना रहे हो तो वो नहीं मिलने वाला? हाँ। कैन आई ब्रेक दिस मिथ? यस, अगर आपका प्रयास और आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग है इस समय, आपको मिल तो हो सकता भी है। सकता है। लेकिन आप निराश हो जाएं कि टेक्निक काम नहीं कर रही है, वो गलत है। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, मेरा काम है एफर्ट डालना। हाँ, मेरा काम है अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस करना। अगर 10 दिन में नहीं आता है तो ये मत सोच के बैठिए कि ये प्रैक्टिस गलत है, साइंस गलत है, दुनिया बेकार है। आपका प्रयास वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप कंटिन्यू करोगे तो सही समय पर वो चीज़ आएगी, और जब आएगी आपको लगेगा इससे बेटर समय मेरे जीवन में इसे पाने का नहीं हो सकता था। मैम थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये कितना पॉसिबल है मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि कलयुग है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, हाँ, देर इज रैट रेस है, आपको एक्सेल करना है, अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ग्रो करना है, यू माइट यूज़ दूसरी मीन्स ऑल्सो समटाइम्स अपने काम को निकालने के लिए। तो इसमें इतनी प्योर प्रैक्टिस, लाइक जैसे जो होपोनोपो में प्रैक्टिस होती है, इट्स वेरी प्योर, वो 4 फ्रेजेस बहुत प्योर हैं। हाँ। तो क्या मतलब कलयुग में ये लोग कर कर पाते हैं अपनी प्रॉपर शिद्दत से, एंड देन डज इट वर्क? हुँ। देखिए, कलयुग के लिए तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, हम चीज़ों के पीछे जा रहे हैं, कभी मैनिपुलेट भी करते हैं सिचुएशंस को अपने हिसाब से, लेकिन फिर उसमें खुशी नहीं है। तो आपको क्या देखना है, व्हाट इज़ मेकिंग मी हैप्पी? ऐसे तो लोगों ने कई चीज़ें अचीव की हैं, फिर भी डिप्रेशन में क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने वैल्यू सिस्टम से जुड़े हुए नहीं हैं। या हो सकता है जिस चीज़ की उन्हें एक्चुअली ज़रूरत है वो अभी समझ ही नहीं पाए हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, भले ही आप एक डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो गया, आपको गाइडेंस मांग के सोना चाहिए। ऑलवेज आस्क द यूनिवर्स फॉर गाइडेंस। प्लीज़ गाइड मी, मेरे लिए क्या सही है। देखिए, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस में आपके साथ ना क्या होगा, आपको कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, दूसरों को करना पड़ेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा, या आप उस सिचुएशन से स्मार्टली निकल आओगे। दिस इज़ पावर। हम यूनिवर्सल गाइडेंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर मैं अपने आप को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाती हूँ, आई शुड सीक गाइडेंस। भगवान, यूनिवर्स, गाइड मी। मुझे नहीं पता, मुझे अपने वैल्यू सिस्टम को नहीं छोड़ना, प्लीज़ तुम गाइड करो। फिर देखिए कैसे आंसर्स आते हैं, सॉल्यूशंस आ जाएंगे, आपके लिए चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी।
बट समटाइम्स आपको लगता है, हम सोचते हैं हम्म कि हमें पता है, जैसे हम्म रियल लाइफ एग्जांपल्स लेती हूँ, हम्म जैसे ये पॉलिटिशियन करप्ट है बट इज हम्म डूइंग वेरी वेल, यू हम्म नो, यहाँ पे जीत रहा है अपना, इज डूइंग हम्म वेल, हम्म सरकार चला रहे हैं। हम्म आपको पता है कि ये लेट्स से सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, बट ही इज नॉट ट्रू टू द हम्म कस्टमर, लेट्स से। हम्म तो आपको पता है वहाँ पे चीटिंग हो रही है, बट ही इज हम्म सक्सेसफुल, पैसा कमा रहा है। तो हम्म यहाँ पे क्या लोगों का थॉट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, या डिसल्यूजनड हो जाते हैं, या भटक जाते हैं, हम्म एंड दे वांट टू सॉर्ट ऑफ से कि यार करना है तो हम्म फिर ऐसे ही करना है तो कर लेते हम्म, हैं। हाँ आपको मतलब आपको लगता है कि लोग ये प्रॉब्लम के साथ भी आपके सब पास आते हैं? हाँ ये है। और इसीलिए तो लोग कहते हैं कि हमें इन पर विश्वास नहीं, कि हम क्यों करें अच्छा, क्योंकि हम्म। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, देखो इतने सफल हैं। हम्म। देखिए हर कोई अपनी कार्मिक जर्नी के हिसाब से चल रहा है। अब इस समय उनका सही जा रहा है, बट कल को क्या हुआ हमें नहीं पता। तो इसीलिए दूसरों को जज ना करें, क्योंकि हर कोई अपने कर्मों के हिसाब से चीज़ें पाता है, ना ज़्यादा ना कम। बट हाँ, आप आज अच्छा करो ना, आज कॉन्शियसली आप जियो, तो शायद आपके बुरे कर्म भी जल्दी नष्ट हो जाएं। ये तो गीता में भगवान कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अपने आप को ये मत, कोई आपको कहे आपकी कुंडली में तो भाई आपकी बहुत गड़बड़ है, अब आपको यही सफ़र करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों ने भगवान पर निर्भर होकर अपने ऊपर काम किया है, माइंड पावर को बढ़ाई है, अच्छे थॉट्स दिए हैं, अच्छे वर्ड्स बोले ना, उन्होंने खुद की हीलिंग भी की है। उनको कहा गया था ज़्यादा समय नहीं है, अब तक जी रहे हैं। तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन एक चीज़ है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, जब आप दूसरे में खोट देखते हैं ना कहीं इट इज़ अ साइन कि आपके अंदर वो चीज़ है, नहीं तो आप उसको पहचान भी नहीं पाते। तो हम बुराई अपने अंदर महसूस खुद करेंगे जब हम दूसरों को जज करेंगे। सो कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छे हैं, जो पैसों की अच्छी यूज़ कर रहे हैं, बहुत पैसों से दूसरों की भी मदद कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा समय ना आपको अच्छा या बुरा नहीं बनाता, आपकी एनर्जी आपको अच्छी बुरी बनाती है। अगर आपके अंदर वैल्यू सिस्टम अच्छा है, तो आप टॉप पे भी पहुंचेंगे, फिर भी आप अच्छा करेंगे। पर आपके अंदर वासनाएं हैं, आपके बुरे कर्म हैं, तो आप बुरा करोगे। बट कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अब किस समय क्या हो जाए, अगर उनके साथ होता है, उनके परिवार के साथ होता है, सो इसीलिए वी शुड बी हम्बल इन लाइफ। हमेशा ये सोचो कि मेरे कारण किसी को दुख दर्द या कष्ट ना हो। और अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप गुस्सा बहुत करते हैं, आप चिल्लाते हैं, और फिर आप कहते हैं कि अरे बाप रे मैं कितना बुरा कर रहा हूँ, इसके लिए भी एक सोल्यूशन है, शास्त्र देते हैं कि आप भगवान को अपने इमोशंस दे दो। आपसे नहीं हैंडल हो रहा ना, भगवान है, यूनिवर्स है, तो जस्ट कॉन्शियस हो जाइए आपको कौन से पैटर्न्स पे काम करना। तो ये जो है जजमेंट कि आप दूसरों को जज कर रहे हैं, आप अपने आप को याद दिलाइए, जब मेरे साथ अच्छा होता है तो मैं तो नहीं पूछती हूँ भगवान कैसे कर लिया मेरे लिए। तो जब किसी और के साथ मैं देख रही हूँ कि वो कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हो सकता है उनके कर्म है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता परो ददाति बुद्धि रेशा। आपके जीवन में ना सुख दूसरे लाते हैं, ना दुख कोई ला सकता है, किसी को इतनी पावर नहीं, आपकी सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ आ रहा है। तो ये अपने आप को रिमाइंडर देते हुए मैं अपने आप को कहूँ कि देखो शायद वो इंसान सही नहीं है, लेकिन मैं अपने जीवन में आज इतना सही करूं कि मेरे बुराइयां नष्ट हो जाएं। मुझे अपने आप पे फोकस करना है, बिकॉज मेरी एनर्जी, मेरा सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता जब मैं किसी और को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। मैंने कहा ना, ये यूजलेस है, बेकार है, नीच है, मेरी एनर्जी नीचे जा रही है। ट्रू। मैम, एक और चीज़ जो हम्म बहुत प्रचलित है अभी, विच इज़ हम्म मैनिफेस्टेशन में, हम्म विच इज़ मैनिफेस्टिंग मनी। हम्म मैं कहीं भी मैनिफेस्टेशन के बारे में अब हम्म यूट्यूब पे देखने की कोशिश हम्म करती हूँ, तो पहली 10 सर्चेज में मनी ही आता है। तो मे बी दैट इज़ द नीड दैट पीपल आर रियली लुकिंग फॉर, और वही उनको चाहिए। तो क्या मैनिफेस्टिंग मनी गलत है, या हम गलत हम्म। तरीके से कर रहे हैं? देखिए पैसा गलत नहीं है, ज़रूरी है, आपका परिवार है, आपको उन्हें अच्छी एजुकेशन देनी है, आपको परिवार को सुखी रखना है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इनफैक्ट आप पैसे से और अच्छा भी कर सकते हैं। ट्रू। ऑब्सेस्ड खाली मत हो जाइए। जब आप ऑब्सेस्ड पैसे को ही सब कुछ मान लेते हैं, पैसे के कारण फिर आपके अंदर क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, आपके अंदर ग्रीड आता है, तो गलत है। सो इट इज़ अबाउट हाउ यू यूज़ इट। और अगर आपके कुछ गोल्स हैं, जैसे कि आपको कुछ चाहिए जिसके लिए आपको पैसे चाहिए, आप मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए, इंटेंशन बनाइए
इंटेंशंस को फिर यूनिवर्स को समर्पित कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जर्नल कर सकती हूँ, एफर्म कर सकती हूँ, भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ, अपने कर्म करूँ, अपना बेस्ट दूँ, एक्शन लेती रहूँ। और एक अपने अंदर भावना होनी चाहिए कि मेरा अच्छा होगा ना, मैं दूसरों का और भी अच्छा करूँगी। इससे फिर आपके जीवन में पैसे 100% आएंगे। बट ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाएंगे, तो जहाँ पे अटैचमेंट है वहाँ पे दुख होगा। इसीलिए गीता में भी एक श्लोक है इसे समझाने के लिए, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। आपकी फोकस, सपोज आप किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, पैसों के बारे में बार बार पैसे पैसे पैसे, तो फोकस से अटैचमेंट बन जाएगा। अब आपको लगेगा कि मुझे तो ये चाहिए, अभी चाहिए। जितना ज़्यादा डिज़ायर अटैचमेंट से क्रिएट होगा उतना ही क्रोध आएगा, क्योंकि आपके हिसाब से अगर नहीं चलेगा तो आप में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। अब वहाँ से विनाश शुरू होता है। तो मैम कोई प्रैक्टिसेस है जिससे बंदा ये ऑब्सेशन को थोड़ा छोड़ सकता है, एटलीस्ट हाँ। प्रैक्टिकली अगर करे, क्योंकि इट्स इजी टू से पर ऑब्सेशन हो ही जाता है क्योंकि पैसा चीज़ ही ऐसी है। तो अगर ये नहीं करना तो क्या लेट्स से 2 या 3 चीज़ें जो हमें हेल्प कर सकती हैं इस ऑब्सेशन को दूर करने के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले है कि आप साइलेंस में बैठना सीखो। साइलेंस में आपकी एनर्जी करेक्ट होती। जो भी एक्सेस होता है ना, जैसे एक्सेस एंगर, एक्सेस डिज़ायर, वो ऑटोमेटिकली स्टेबल कंट्रोल्ड में आ जाते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है दैट फर्स्ट स्टेप टू स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इज साइलेंट सिटिंग। तो साइलेंस में अपने माइंड बॉडी को रिलैक्स करेंगे ना, आप खुद महसूस करें, अरे मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। आप आज को वैल्यू करना सीखते हैं। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ साइलेंस और मेडिटेशन। सबसे ठीक है। पहले उसको करना चालू करो। ओके। दूसरा तो कुछ अच्छा पढ़ो माइंड के बारे में, तो आपको नहीं लगेगा कि ये छूट रहा है, आपको लगेगा ये आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो एक फेथ जब आपकी बिल्ड हो जाती है ना, जब आप पढ़ते हैं कुछ अच्छा, तो ऑटोमेटिकली अंदर से अश्योरेंस आती, इट विल हैपन, इट विल कम। वाई एम आई गेटिंग सो रेस्टलेस? फेथ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसको फेथ है उसको ज्ञान, अवेयरनेस प्राप्त होती है। तो आप फेथ भी बिल्ड करने के लिए, अवेयरनेस गेन करने के लिए अच्छी चीज़ें पढ़िए। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़िए, हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, जिससे आप अपनी एनर्जी को संभालना भी सीखेंगे, आपका फेथ भी और बढ़ेगा। तीसरी चीज़ है, नेगेटिव जब फीलिंग आती है, जैसे कि मुझे वरी बहुत हो रहा है, मुझे नर्वसनेस हो रही है, मुझे टेंशन हो रहा है, डर लग रहा है, उस फीलिंग को हील करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलो नहीं, हम इसको निकाल सकते हैं। कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि ये वरी मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि वरी से वाइब्रेशन नीचे जा रही है। वाइब्रेशन नीचे जाएगी, ऑरा कमज़ोर हो जाएगी, तो जिसको मुझे हाँ बोलना था उसको भी मैं, वो भी मुझे ना बोल जाएगा, या शायद अपॉर्चुनिटी आनी थी ब्लॉक कर दूंगी। तो प्रैक्टिस नेगेटिव फीलिंग से डील करना, सप्रेस नहीं करना है। अपने आप को बोलो हम इसको निकाल सकते, अपने आप को प्यार दो, क्योंकि एवरी नेगेटिव फीलिंग इज सबकॉन्शियस माइंड वांटिंग योर लव। होपनोपनो जो पूरी प्रोसेस है उसका आधार सेल्फ लव है, कि आपके अंदर बुरे कर्म क्यों बसे हुए हैं, नेगेटिव मेमोरीज क्यों हैं, क्योंकि किसी ने आपको कुछ गलत बोला, किसी ने इंसल्ट किया, किसी ने कुछ छीन लिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने दुख दिया, कष्ट दिया, दर्द दिया। अब आप अपने आप को प्यार देंगे ना, तो आपका कप इतना भरा हुआ होगा कि आप दूसरों से कुछ नहीं छीनना चाहेंगे, ना आपको लगेगा कि मैं अनलकी हूँ, आपका घड़ा तो भरा हुआ है। तो जितना अपने आप को प्यार देंगे, जितना सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी बढ़ेगी, उतना ही आपकी नेगेटिविटी कम होती जाएगी। जैसे आपने अभी वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे आपने अभी बताया कि ना आप खुद को बोलो, तो तीसरी जो आपने टेक्निक बताई कि ये हो जाएगा, मतलब ये हम कर लेंगे, या आ जाएगा, या समथिंग ऑन दोज लाइंस। मुझे ध्यान आता है कि अब जब आप बोलते हो तो चीज़ें ध्यान में आती है कि जैसे अभी हम, माई चाइल्ड इज़ वेरी स्मॉल, तो कोई बच्चा गिरता है तो हम कहते हैं ना कोई बात नहीं, तो थोड़ा स्ट्रांग बच्चा है, ये तो हो जाएगा, दर्द चला जाएगा। एंड साइकोलॉजिकली उस वो ठीक हो जाता है उसी वक्त पे, उसको लगता है कि दर्द तो चला गया, चाहे हो या ना हो। सो आई थिंक इट जस्ट वर्क्स ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, या हाँ, वो जो उसकी अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल बस हम बिल्कुल। उसको ढूंढते अपनी लाइफ में, धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं उसको ढूंढना कम कर देते हैं शायद। हाँ, और आप खुद, जब आप अपने बच्चे को बोलती हैं ना, आप अपने माइंड को भी संभाल रही हैं। हम्म। आप भी उस सिचुएशन में टेंशन कम लेंगी, ट्रू। क्योंकि आपने उनको कुछ अच्छा बोला, आपके अंदर वो वाइब्रेशन पास हुई, तो आपका भी भला, उनका भी भला। जब हम बेटर फील करने लगते हैं ना, जब हम अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जब हम अपने अंदर शांति ज़्यादा बढ़ाते हैं, पीस
की जो फीलिंग वाइब्रेशन है बढ़ाते हैं, हमारे आस-पास जो लोग हैं वो भी बेनिफिट करते हैं। इसीलिए ना जब लोग पूछते हैं, एक अकेली मैं घर पे अपने क्या कर सकती हूँ? आप सब कर सकते हैं। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन स्ट्रांग हो जाएगी ना, दूसरों को वाकई। आपके लेवल पे आना पड़ेगा। सो आपको अच्छा बोलते रहे, भले और कोई बोले नहीं बोले, आपको करना है। हम्म। अभी जैसे हम मनी की बात कर रहे हुँ, थे और ऑब्सेशन की बात कर रहे थे। हुँ, लेट्स से आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन हुँ, और मुझे लाइफ में ऑब्वियसली पैसा चाहिए फॉर लॉट्स ऑफ हुँ, थिंग्स, ग्रो करने के लिए, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए। मेरे लिए क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए? लेट्स से अगर मैं आपसे सम 5 स्टेप फ्रेमवर्क पूछूं, या हुँ, क्या फ्रेमवर्क होना हुँ, चाहिए विच आई शुड फॉलो, जिससे मेरे को ये गोल अचीव करने में आसानी भी हो हुँ, और खुशी भी हो? हुँ। ज़रूर कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि अपने एक्सपीरियंस से सुनने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद ज़रूर शेयर करना है, यहीं आके। हम्म। सबसे पहले तो आपको कितना चाहिए? हम्म। माइंड में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत चाहिए, कितने बहुत बहुत क्या हम्म। होते हैं सबकॉन्शियस माइंड के लिए। आप अपनी सिचुएशंस को स्टडी करके समझ के आइडेंटिफाई करो। सपोज मुझे 5 लाख चाहिए महीने में, ठीक है। तो मैं एक स्टेटमेंट बनाऊं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आभारी हूँ, कुछ पॉजिटिव डालो उसमें। आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मुझे हर महीने 5 लाख आ रहे हैं। ठीक है। एक अच्छा स्टेटमेंट विद इमोशंस। लोग क्या करते हैं, मुझे 5 लाख आ रहे हैं, कोई इमोशन नहीं है उसमें। आप पॉजिटिव इमोशन डालो सेंटेंस में। अरे जब बोलेंगे कितना अच्छा लगता है, आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड, आई एम रिसीविंग दिस, कितना अच्छा लगता है, आपको सुन के अच्छा लगता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा क्यों नहीं लगेगा? तो एक तो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बनाइए। ठीक है। अब करना क्या है बनाने के बाद, इस स्टेटमेंट को रोज 10-15 मिनट लिखिए। फॉरगेट कितना टाइम लिखना है, क्योंकि लोग इसमें बैठ जाते हैं, 21 लिखूं, 50 लिखूं, 100, और फिर अगर 90 बार होता है, फिर वो उनको 10 बार छूट गया मेरा, मैंने नहीं किया, अरे परिवार को देखना पड़ता है, जर्नलिंग मिस हो जाती। ऐसा मत कीजिए, 10 मिनट निकाल के भी दे देंगे, लिखिए। उसमें जितना रेपिटेशन होता है आप करो। उसके बाद आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि सुबह आपकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है जो माँ की तरफ देखता है डायरेक्शन के लिए। अब बच्चा छोटा है घर में, माँ को उठाना पड़ेगा बच्चे को, बच्चे अभी उठना है, अभी पानी पीना है, अभी दूध पीना है, अभी नाश्ता करना है, अभी तैयार होना है, अभी स्कूल जाना है। आपने बच्चे को एक रूटीन और स्ट्रक्चर दिया। बच्चे के लिए रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं देंगे तो बच्चा कभी भी उठेगा, कभी भी सोएगा, ट्रू। कभी भी खाएगा। उसी प्रकार सुबह सुबह, अगर आपकी एक गोल है, जैसे कि मनी गोल है, सुबह सुबह थोड़ा साइलेंस में बैठिए, 5 से 10 मिनट, बॉडी को रिलैक्स। जब आप रिलैक्सेशन देंगे सुबह सुबह, सबकॉन्शियस को मैसेज जाता है, दिस इज़ हु वी आर, हमें शांत रहना है। तो आपकी रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, फियर, टेंशन, स्ट्रेस खुद कम होने लगता है। ये सुबह सुबह करना चालू करो। उसके बाद जो आपको चाहिए उसको फिर से 1-2 मिनट के लिए दोहराइए। और जो परेशानी है आपको, जैसे कि सपोज इस समय कोई चैलेंज चल रही है, इस समय किसी को पैसे देने हैं नहीं है, या घर में टेंशन चल रहा है, तो उस सिचुएशन को भी सरेंडर करो। जैसे कि भगवान प्लीज़ इसको ब्लेस करो, इसका आप हल निकालो, या उस समय आप होपनोपनो करो। मैं नहीं जानती ये कहाँ से आया है, लेकिन इतना जानती हूँ हम इसको निकाल सकते हैं। आप अपने आप से बात करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह रहे हैं, प्लीज़ इसको लेट गो करते हैं, थैंक यू तुमने मेरा साथ दिया, आई लव यू। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं सिचुएशन की, भागिए नहीं प्रॉब्लम्स। तो अगर मैनिफेस्ट करना है तो प्लीज़ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए काम कीजिए, उनसे भागिए। पॉजिटिव थिंकिंग और मैनिफेस्टेशन ये नहीं हुआ कि मैं सिर्फ गोल पे ध्यान दूँ, प्रॉब्लम्स को छोड़ दूँ, इग्नोर करूँ, सप्रेस करूँ। सो डील विद इट इन द मॉर्निंग ओनली। सुबह सुबह नेगेटिव थॉट्स को सरेंडर करके अपने आप को पॉजिटिव बोलो, अपने आप को प्यार दो, जैसे कि होपनोपनो क्लीनिंग प्रैक्टिस होती है, ज़रूर करो सुबह सुबह। उसके बाद आप दिन में जब भी आपको समय मिलता है, सपोज़ आप हर 2 से 3 घंटे 1-2 मिनट निकाल सकें, तो उसमें अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दीजिए। आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं बहुत लकी हूँ, लोग मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, मैं जो भी काम करती हूँ उसमें सफल होती हूँ। क्यों? ये आपकी नेगेटिव बिलीव्स को रीइंफोर्स, जो हम करते हैं ना थ्रू आवर वर्ड्स, उसको कम करेगा। क्योंकि नॉर्मली हम बोलते हैं आज का दिन ही बेकार है, मेरे लिए तो कुछ नहीं होने वाला, कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता। तो इसके बदले हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव को रीइंफोर्स कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम विदाउट बीइंग कॉन्शियस नेगेटिव को ही बढ़ाते हैं। तो अगर आप हर 2 से 3 घंटे दिन में 1-2 मिनट निकाल के जो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपको लगता है मैं अनलकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, दुनिया बेकार है, अनसपोर्टिव है, दुनिया बहुत सपोर्ट करती है मुझे, तो ऐसे में हर 2 से 3 घंटे पॉजिटिविटी को रीइंफोर्स करने के लिए अपनी नेगेटिव बिलीव्स को रिवर्स करके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देंगे, तो दिन भर आपने क्या किया, आपने बच्चे को छोड़ा ही नहीं।
बच्चा माँ का हाथ छोड़कर भाग जाएगा, फिर कभी दूर निकल गया, अब उसे वापस लेके आने में प्रॉब्लम। तो हर 2 से 3 घंटे पॉजिटिव कुछ बोलेंगे जो आपकी नेगेटिव बिलीव्स को निकालने के लिए आपकी हेल्प करते हैं, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी। अब जैसे पैसे मैनिफेस्ट करने हैं, तो पैसे रिलेटेड आपको लिखना चाहिए, आपके क्या नेगेटिव विचार हैं। पैसों के लिए मैं हमेशा अनलकी रही हूँ, कोई मुझे पैसों के मामलों में सपोर्ट नहीं करता। मैं शायद इतनी स्मार्ट इंटेलिजेंट नहीं हूँ पैसे कमाने के लिए, मेरी फैमिली बैकिंग है ही नहीं पैसों को लेकर, हमारी आर्थिक स्थिति कभी अच्छी नहीं रही है, पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं मेरे पास। आप उसको रिवर्स करो, पैसे आसानी से खुशी से आते हैं। पूरा ब्रह्मांड मुझे पैसे दिलाने में सपोर्ट कर रहा है, पैसों के मामले में मैं बहुत लकी हूँ। तो ये आप दिन में हर 2 से 3 घंटे जब भी समय मिले आप करो। ये आप सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे, एक दिन भी छूटना, आपकी जर्नलिंग एक दिन छूटनी नहीं चाहिए। आपके पॉजिटिव, ऐसे नहीं कि आप हॉलीडे पे हैं तो चलो अब मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट से हॉलीडे ले लूँ। आपको कितना समय लगेगा दिन में? अगर साइलेंट सिटिंग की भी बात की जाए, सुबह की एक्सरसाइज पूरे दिन में आपको आधे घंटे से ऊपर नहीं लगता है। ट्रू। अगर इसको फैला देंगे पूरे दिन में, तो दीज आर पावरफुल स्टेप्स, जिससे आप खुद देखेंगे कि पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा इन चीज़ों में। फिर आप समझेंगे कि माइंड पावर एक्चुअली क्या होती है। हम आपने अभी बीच में सरेंडर की बात हाँ। की। एज टूल्स सरेंडर और फॉरगिवनेस दोनों कितने पावरफुल होते हैं इस जर्नी में, और कभी कभी लोग ना इनको मिक्स एंड मैच कर देते हैं। तो इन क्या दे आर इंटरचेंजेबल या इनकी अपनी अलग अलग पावर्स हैं? देखिए, सरेंडर एक डीपर स्टेट हो गया। उसके लिए आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, विलिंगनेस चाहिए। वो विलिंगनेस कहाँ से आएगी? अगर आप फॉरगिव करना ही नहीं सीखेंगे तो आप सरेंडर तक पहुँचेंगे ही नहीं। सरेंडर तो वो करता है कि भगवान सब तुम्हारा, ये भी तुम्हें देती हूँ, इसको भी मैं समर्पित करती हूँ। ये तो वही करेगा जो समझेगा कि भगवान जो कर रहे हैं मेरे साथ सही कर रहे हैं, जो हुआ शायद सही हुआ। तो सरेंडर इज़ अ डीपर वाइब्रेशनल स्टेट। उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको इस अवेयरनेस से आना पड़ेगा कि मुझे अपने अंदर किसी के लिए भी बुरा नहीं रखना, क्योंकि अगर मैं बुरा रख रही हूँ ना, मेरी नर्वस सिस्टम फाइट फ्लाइट मोड में रहती है, वो अब और भी डेंजर एक्सपेक्ट करती है। आपका बॉडी एक्सपेक्ट करता है आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपकी हेल्थ और मेंटल वेलबींग अफेक्ट होती है। दूसरी तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी इतनी सारी एनर्जी आपकी इमोशन को संभालने के लिए यूज़ हो रही है। जो एनर्जी मैं क्रिएटिव थिंक करने के लिए यूज़ कर सकती थी, मैं अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर सकती थी, मैं कर्म करने के लिए यूज़ कर सकती थी, वो एनर्जी तो मेरे पास है ही नहीं। तो सबसे पहले तो फॉरगिवनेस को वे ऑफ लाइफ मानकर चलिए। ऐसा कौन सा ग्रंथ है, ऐसा कौन सा पुराण है जो आपको फॉरगिवनेस नहीं सिखा रहा? तो फॉरगिवनेस आपके जीवन की नींव होनी चाहिए। बट इज इट दैट इजी? क्योंकि किसी ने मेरे साथ धोखा करा, किसी ने चोरी करी, किसी ने कुछ किया, किसी ने बैक स्टैब किया। इतने लोग डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस से जूझते हैं। इज इट सो इजी कि आप फॉरगिव कर सको? नॉट ईजी। और उस समय अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आपको पूरा अधिकार है, आप उस सिचुएशन से दूर जाइए, फिजिकली आप विड्रॉ कीजिए, इमोशनली डिटैच कीजिए, अपने आप को संभालिए। लेकिन जीवन भर मैं इस कड़वाहट में रहूं कि मेरे साथ बुरा हुआ, इससे मेरा बॉडी तकलीफ में है। प्रॉब्लम यह है कि इससे आपको ना परिवार का सुख होगा, ना आपका परिवार सुखी होगा, ना घर में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि जब किसी बुराई को मैं बार बार फील करके दोहरा रही हूँ अपने अंदर, मुझे लग रहा है मेरे साथ बुरा हुआ, तो मैं अपने जीवन में अपने लिए सही स्टेप्स नहीं ले पाऊँगी। इमेजिन कीजिए कि आपके पैरों में अगर किसी ने एक स्ट्रिंग अटैच कर दी है किसी पत्थर से, आप उस पत्थर के तरफ खींचे जा रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो शास्त्र भी क्या कहते हैं इसके बारे में कि जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। अब सामने वाले को भी तो अपने कर्मों को देखना चाहिए था, उसने नहीं देखा, प्लस मेरे भी कर्मों के साथ मैं आई हूँ, तो बुरा होता है। अब आपको अपने आप को संभालना है, अब आपको अपने जीवन में अपने आप को एक नया मौका देना है। अब अच्छा सोचिए, अब अच्छा बोलिए, और अपने जीवन में जो आपको महसूस करना है ना, उसके लिए आप एक विजन बनाइए। और एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ जो भी हुआ, आपका विश्वास भगवान में इतना होना चाहिए कि अगर जो भी हुआ है उन्होंने होने दिया, शायद वो मेरे बुरे कर्म नष्ट कर रहे थे। सो एटीट्यूड वो होनी चाहिए
कि नथिंग इज़ रॉन्ग इवन टुडे। अब हो गया बुरा, अब मेरी बेस्ट लाइफ चालू हुई, उस एटीट्यूड के साथ अब आगे बढ़ना है। इट इज़ नॉट ईजी बट इट्स अ प्रैक्टिस। आप कैसे किसी स्किल को डेवलप करेंगे? आप जितना करेंगे उतना उसमें डीपर जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी इज़ लाइक दैट, फॉरगिवनेस इज़ लाइक दैट। आप जितना करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने बारे में कुछ सीखेंगे, दुनिया के बारे में कुछ सीखेंगे, समझेंगे, भगवान से जुड़ पाएंगे। तो मैम मैनिफेस्टेशन के लिए भी कोई स्किल्स हैं? इफ देयर कोई ऐसा स्किल सेट है तीन चार जो आपको करना ही चाहिए? क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए अगर मुझे स्विमिंग भी सीखनी है, मुझे स्किल्स उसके लिए डेवलप करनी पड़ती हैं। यस यस सो व्हाट इज़ दी स्किल्स जो मेरे को डेवलप करनी चाहिए, एंड क्या मैं खुद से वो कर सकती हूँ अगर मुझे मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करनी है? जी, देखिए, अगर आप भगवत गीता को भी देख लें तो इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन गाइड। अगर आप पूरा सार गीता का निकालें तो 4 चीज़ें गीता से हम ले सकते हैं और हमारे ग्रंथों से ले सकते हैं। एक, क्लैरिटी ऑफ थॉट। मैनिफेस्टेशन के लिए यू नीड टू बी क्लियर व्हाट यू वांट, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू यू। ये आपके वैल्यू सिस्टम से मैच कर रहा है क्या? इसके बाद से मुझे चाहिए, आपको क्यों चाहिए, आपके लिए ज़रूरी क्यों है, वो इम्पोर्टेंट है नंबर 1। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट, इसका मतलब यू शुड हैव क्लियर स्टेटमेंट्स। मैं ये एक्सपीरियंस जैसे कर रही आपने हूँ, कहा कि जर्नलिंग। 10 लाख चाहिए या 5 लाख बिल्कुल, चाहिए, यू शुड यस। नो दैट। सपोज शांति चाहिए, परिवार का सुख चाहिए, उसके बारे में लिखो, हेल्थ आइडेंटिफाई चाहिए करो। तो हेल्थ के लिए यस, चाहिए। क्लियर रहो। सेकंड, प्योरिटी ऑफ हार्ट। अगर किसी के लिए भी कोई बुरे विचार, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर डेफिनेटली वीक होगा ये। लोग कहते हैं ना, अरे इसको इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों के साथ, लेकिन वो कितने पैसे कमा रहे हैं, तो मुझे पैसे चाहिए तो मैं क्यों फॉरगिव करूं। हर किसी की कार्मिक जर्नी अलग है। हो सकता है उनको हेल्थ में काम करना पड़े, पैसा उनके पास जल्दी आ गया, शायद पिछले जन्मों में उन्होंने पैसे बहुत दिए तो आज उनको पैसों की सुख है। अब आपकी नेसेसरीली ऐसी नहीं हो, तो यू कांट कंपेयर। आपको सिर्फ इतना समझना है कि मुझे जो चीज़ चाहिए ना, उसके लिए मुझे अपनी अंदर की क्लीनिंग करनी चाहिए। क्योंकि हर किसी के साथ कोई ना कोई ऐसा फेज़ ज़रूर आएगा लाइफ में जब आपको अपनी एनर्जी पर काम करना ही पड़ेगा। राइट। कोई एक एरिया में आप अटकोगे, इसीलिए ऑलवेज स्टे हम्बल। क्योंकि कोई ना कोई चीज़ को लेकर आपकी कार्मिक क्लीनिंग होनी बाकी। आपके लिए हेल्थ हो सकती है, किसी के लिए पैसे हो सकते हैं, किसी के लिए रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। उनके पास बहुत पैसा है, रिलेशनशिप्स नहीं टिकते। तो दिस कम्स फ्रॉम आवर पास्ट। इसीलिए आपको क्या करना है, प्योरिटी ऑफ हार्ट में क्या आ जाता है, आप नेगेटिव फीलिंग्स को निकालने के लिए जैसे ही आता है ना, भगवान इनको मेरे द्वारा ब्लेस करो। शायद मैं नहीं कर पा रही हूँ, आप मेरे द्वारा इनको ब्लेस करो, आप मेरे द्वारा इनको फॉरगिव करो। तो फॉरगिवनेस के लिए ना थोड़ा समय रोज़ ज़रूर निकालो। और जो चीज़ हैंडल नहीं हो पाती, भगवान मैं तुम्हें देती हूँ, आई एम सरेंडरिंग दिस टू यू, आई एम ऑफरिंग दिस टू यू। तो प्योरिटी ऑफ हार्ट के ऊपर मैनिफेस्टेशन में काम करो। नेगेटिविटी को निकालने के लिए मैनिफेस्टेशन तभी आपका सक्सेसफुल होगा। तीसरा, सिंसियरिटी ऑफ एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी एक्शन वर्ड आता है। इसका मतलब आपने गोल तो सेट कर दिया, आप जर्नल कर रहे हैं, फर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको दिन में क्या करना चाहिए अपने गोल को लेकर, वो तो बनाओ। आपके टू डू लिस्ट में तो वो कार्य तो होने चाहिए। क्या आप कर रहे हो, आपको रिसर्च करनी है, किसी को फ़ोन करना है, कहीं जाना है, पता लगाना है, कुछ करना है, कीजिए। तो आप गोल को लेकर भी सिंसियर रहिए। ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, ये तो होना ही है, क्यों नहीं होगा। वी कैन डिमांड, वी कैन कमांड फ्रॉम द यूनिवर्स। तो आप हम्बल रहते हुए अपना बेस्ट दीजिए, जो भी कर रहे हैं सिंसियरली कीजिए। इनफैक्ट भगवान कृष्ण तो ये भी समझा रहे हैं, आप जो कार्य करो, किसी से फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, आप किसी को कुछ दे रहे हैं, आप सिंसियरली करो। ये सोचो कि सामने वाला साक्षात भगवान है, तो आपकी एक्शन में कमी नहीं होनी चाहिए। जब ये एटीट्यूड और स्पिरिट के साथ सब कुछ, एक पानी का ग्लास भी किसी को ऐसे ऑफर करो कि मैं भगवान को ऑफर कर रही हूँ ना, आपकी वो एक्शन इतनी प्योर हो जाएगी, वही एक्शन शायद आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी कर दे। यू नेवर नो। इसीलिए रिमेंबर, यू आर ऑलवेज बीइंग वॉच्ड। एंड हमारे स्क्रिप्चर्स का भी एक मैसेज है, सिंसियरली करो। आप दफ्तर में काम करते हैं, इतना सिंसियरली, भले कोई नहीं देख रहा हो, आप सिंसियरली करो, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। भले आपके बॉस ने देखा नहीं देखा, भगवान ने तो देखा है, शायद उसके लिए आपको डबल दे दे वो। नंबर 4, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग। आपकी कनेक्शन होनी चाहिए अपने साथ, अपने दिव्य ऊर्जा के साथ। चाहे आज आप स्पिरिचुअलिटी में हैं नहीं है, विश्वास रखते नहीं रखते हैं, अपने साथ तो जुड़िए, अपने साथ कनेक्शन। मैनिफेस्टेशन यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं गोल के पीछे जाऊं,
आप खुद को समझो, सेल्फ रिफ्लेक्शन में बैठो, आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ना, जब आप खुद के साथ समय बिताने को विलिंग हो जाते हैं तो आपको दुनिया बेटर लगने लगती है, आपके कंप्लेंट्स कम होते हैं। तो एक स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। ये 4 चीज़ें मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों को अपने जीवन में लेकर आओ। कैसे? जर्नलिंग कीजिए क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए। दूसरा, प्योरिटी ऑफ हार्ट के लिए फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए। चाहे आप फॉरगिवनेस लिख रहे हों, चाहे आप फॉरगिवनेस बोल रहे हैं, बट कीजिए, होपनोपोनो प्रैक्टिस कीजिए फॉरगिवनेस के लिए। सिंसेरिटी ऑफ एक्शन के लिए लिस्ट बनाइए और माइंडफुल हो जाइए। हर कार्य में ये सोचिए ये मुझे पूरे दिल से करना है, ये आज में रहते हुए करना है। माइंडफुलनेस आपको सिंसेरिटी ऑफ एक्शन करवाएगा। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग के लिए साइलेंट सिटिंग, मौन में बैठना सीखिए। ये चारों चीज़ें अगर आप दिन में लेकर आ जाएं तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, आपकी स्किल्स मैनिफेस्टेशन को लेकर ज़रूर बढ़ेंगी। स्ट्रांग हो जाएंगे। मैम, वाटर को बहुत प्योर और बहुत पावरफुल टूल माना जाता है। हाउ डज वाटर हेल्प इन आवर एनर्जी क्लीनिंग? देखिए, वाटर तो सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, सबसे रिसेप्टिव है पांचों एलिमेंट्स से। इसीलिए पानी तो जल की तरह भी हम हमेशा से यूज़ करते हैं। यानी कि आप जब प्रार्थना करते हैं अपने पूजा स्थल पे, आप आरती करते हैं, तो ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, पानी रखते हैं, सदियों से रखते आ रहे हैं, और उसी पानी को हम सब पे छिड़कते हैं और घर को हम शुद्ध करते हैं उस पानी से। गंगा जल भी हम यूज़ करते हैं। जी। तो वाटर जो है वो आपके अच्छे थॉट्स को भी एब्सॉर्ब करता है। तो कोई अच्छी जगह पे पानी रखा जाए तो वो जल बन जाता है। लेकिन अगर घर में नेगेटिविटी है तो डेफिनेटली पानी में आ जाती है। इसलिए किसी घर में अगर लोगों के बीच झगड़े हैं, क्लेश है, और वो उस समय जब आपके डाइनिंग टेबल पे पानी रखा होता है, आप उसी पानी को पीते हैं, तो आप उस नेगेटिव वाइब्रेशन को और स्ट्रांग बनाते हैं। तो मैनिफेस्टेशन रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए? अगेन, ऑब्सेस्ड नहीं होता है होना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर मैं दिन में 15 बार पानी को देखकर ये कह रही हूँ। बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि पानी को रिस्पेक्ट दीजिए, उसे अच्छे से पीजिए, उसे वैल्यू कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। पानी और खाने की चीज़ें वेस्ट करेंगे तो आपका मंगल भी खराब होगा, तो आपके खुद के ग्रह भी आप अपने आदतों से नष्ट खराब कर रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो आप पानी को वैल्यू कीजिए, लेकिन सुबह सुबह स्पेशली जब आप पहला ग्लास पीते हैं पानी का, उसको देखकर, उसको प्रणाम करके, ब्लेस करके पानी को आप एक अच्छी चीज़ बोले जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई पैसों के मामले में स्ट्रगल कर रहा है तो यू कैन से कि भगवान की कृपा से मेरे जीवन में, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि है। ऐसा बोलकर आप पानी को पियो। इससे वाटर में वो एनर्जी आई। अब पानी आपका खून बनता है, ये खून आपके ब्रेन की नरिशमेंट को भी डिटर्मिन करता है। तो अगर ब्रेन अच्छे से नरिश हुई, आपकी वाइब्रेशन अच्छी हुई, आपकी वाइब्रेशन अच्छी, तो यानी आपके और अच्छे थॉट्स आने लगेंगे, आपके कर्म और शुद्ध होने लगेंगे, आपकी ये पॉजिटिव साइकिल जो है आपके जीवन में और अच्छी चीज़ें लेकर आएंगी। साइंटिफिकली मैम, इसलिए भी क्या डॉक्टर्स भी सबसे पहले ये पूछते हैं, अगर आप कभी भी कोई मेजर इलनेस लेके जाओ कि आप पानी कितना पीते हो, एंड दे ऑलवेज से कि इतना पानी तो आपको पीना चाहिए। तो साइंटिफिकली भी पानी के लिए हाँ, का रोल देखिए, इसलिए पानी की इम्पोर्टेंट है। मात्रा आपके बॉडी में सही होनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर एलिमेंट शुड बी बैलेंस्ड, और बैलेंस्ड नहीं होगा तो फिर आपके जीवन में आपका फटीग, डिप्रेशन के चांसेस होते हैं, और इन जनरल ना लाइफ में आपकी मोटिवेशन कम होगी। यू विल नॉट फील लाइक डूइंग थिंग्स फॉर योरसेल्फ। इसलिए वाटर एलिमेंट शुड बी बैलेंस्ड, एंड वाटर को रिस्पेक्ट भी करो, उसको वेस्ट मत करो। अच्छा मैम, बहुत लोग एनर्जी ब्लॉक्स की बात करते हैं। व्हाट आर दीज ब्लॉक्स जो हमारी एनर्जी को ब्लॉक करके रखते हैं, चाहे वो मनी ब्लॉक्स हो या कोई और तरीके के ब्लॉक्स हो? आपकी ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपकी फीलिंग्स से। यानी सपोजिंग मेरे अंदर अगर एक थॉट है कि कोई मुझे समझता नहीं और मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो ज़्यादातर आपकी थ्रोट एरिया में आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड रहती है। तो हर बॉडी पार्ट में एक एनर्जी है, जो एक एनर्जी सेंटर होता है जैसे हम मानते हैं। इन सेंटर्स यानी टनल्स होते हैं जिनके द्वारा एनर्जी बाहर जाती है, एनर्जी अंदर आती है। तो आपकी फीलिंग्स से ही आपके चक्रास जो हैं या तो अच्छे चलते हैं या तो वो स्लो चल रहे हैं, ब्लॉक्ड हो जाती है, एनर्जी बाहर ही नहीं जा पाती, तो फ्रेश एनर्जी अंदर कैसे आएगी? आपकी फीलिंग्स से इम्पैक्ट होता है। अब जैसे कि किसी को परफेक्शनिज्म पे जाना है, बहुत प्रेशर है परफॉर्मेंस का, तो ज़्यादातर माइग्रेन्स से सफ़र करते हैं। ऐसे लोगों को साइनस इश्यूज़ भी होती हैं। तो प्रेशर ज़्यादा रहता है, खुद को ही ज़्यादा आप जज करते हैं, तो आपका ये एरिया जो है इसमें एनर्जी ब्लॉक्ड होती है। सिमिलरली अगर नर्वसनेस ज़्यादा है और अगर आपके अंदर गिल्ट ज़्यादा रहता है, तो आपकी गट हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती।
आपकी लिवर में भी एंगर जैसी इमोशन नेगेटिव प्रभाव छोड़ती है। अगर ईगो से ज़्यादा आते हैं और इनफ्लेक्सिबल होते हैं तो पैरों में स्पेशली नीज़ में हम देखते हैं कि एनर्जी ब्लॉक्ड ज़्यादा होती है। तो एनर्जी ब्लॉकेज को हटाने के लिए क्या करना है, जो इमोशन आप में ज़्यादा रहती है नेगेटिव नेचर की, जैसे किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ना एक स्ट्रेटजी बनाओ। जब भी गुस्सा आता है, फॉर एग्जाम्पल, शांत हो जाओ, अलग रूम में चले जाओ, लीव द रूम वॉक कहते पे हैं। चले जाओ, अपने आप को अच्छा बोलो कि मैं बहुत शांत रहने लगी हूँ। तो जो आपकी नेगेटिव फीलिंग है ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन बनाओ, खुद को देते रहो। अब जैसे किसी को डर ज़्यादा लगता है, मैं सेफ हूँ, मेरा परिवार सेफ है, इसको बोलो सुबह सुबह, इसको सोने के पहले बोलो, दिन में जब चिंता आती है ना, बोलो मैं सेफ हूँ, मेरा परिवार भी सेफ है, हम सब ठीक हैं। आप जितना इस इमोशन को डील करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे, सेल्फ टॉक में रखेंगे, जितना आप सरेंडर करेंगे नेगेटिव फीलिंग को, इससे ये इमोशन जो है वो रिजॉल्व यानी वो रिलीज होना शुरू हो जाती पर क्या ये ब्लॉक्स हमारे है। लाइफ पैटर्न्स या जो कोई हम्म पैटर्न्स लेट्स से हमारे पेरेंट्स के थ्रू भी आए हों, हम्म वो उनकी वजह से भी हमारे अंदर हम्म होते हैं? हम्म हम तो मानते हैं कि पहले 8 वर्ष बच्चे के माता के कर्मों से प्रभावित होते हैं, पिता के कर्मों से प्रभावित होते हैं, खुद के पिछले कर्म, पिछले जन्म के कर्मों से प्रभावित होते हैं। तो यस, वी आर ऑल अ सब्जेक्ट ऑफ आवर पेरेंट्स, एंसेस्टर्स के पैटर्न्स, हमारे पूर्वजों के पैटर्न्स होते ही हैं। लेकिन क्या है, क्यों हम इस परिवार में हैं? क्योंकि हम भी इन पैटर्न्स से आए हैं। इस परिवार को भी हमने इसीलिए चुना, इस फैमिली लाइन को इसीलिए चुना क्योंकि हम कॉमन चीज़ों पे काम करने आए हैं। तो ये तो समझ लीजिए कि आपके अंदर वो पैटर्न्स दूसरों से भी आते हैं, आपके खुद के हैं, पर आप इस परिवार में इसीलिए हैं ताकि आप इन पर काम कर सको। तो इसीलिए मैं तो कहूँगी कि अपने पेरेंट्स को भी ब्लेम मत कीजिए। आजकल इनर वर्क करते समय हम ये मानते हैं कि कि ओह! इनसे आया है, इनकी मैं वजह समझ से। गई, मेरे माता से आया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। मत ब्लेम करो, क्योंकि उनके पैटर्न्स भी तो उनके पेरेंट्स से आए हैं और आप इस परिवार में ही हो। आपने इन्हें माता-पिता चुना ताकि आप इन पैटर्न्स पे काम कर सको। तो ये मत सोचो कहाँ से आए। हाँ, परिवार से आते हैं, हमारे फैमिली से आते हैं, पूर्वजों से आते हैं, पेरेंट्स से आते हैं, इमोशंस तो आते ही हैं, प्लस आपके करीब आज लाइफ में कोई भी है, आप उनकी एनर्जी भी लेते हैं। इसलिए तो कहते हैं बी वेरी केयरफुल ऑफ योर कंपनी। आप जिसके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, आप उनकी तरह सोचने लगते हैं, उनकी तरह बन जाते हैं। तो बी वेरी केयरफुल, आप हाँ, किनको चुन रहे हैं। ऑल्सो जैसे आपने फैमिलीज की बात की, हम्म फैमिलीज लाइफ भी ना काफ़ी टॉक्सिक हो रही हम्म है फॉर मेनी पीपल। हम्म बहुत आम बातों पे लड़ाइयाँ हम्म होती हैं, हम्म रिश्ते नहीं बनते, हम्म आप जिससे प्यार करते हो उसी हम्म, से आपकी नहीं बन रही होती। जी। तो ये चीज़ें ठीक करने के लिए कोई स्टेप्स हैं, कोई कर सकता है अगर हम्म अपने पे वर्क करे और ये चीज़ें तोड़ी जा सकती हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगी यद यद आचरति श्रेष्ठः तत् तत् देवे तनुजरः। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आपको किसी में चेंज लानी है, सबसे पहले खुद में चेंज लाइए। अगर आप ये मानकर चले आई हैव टू बी द चेंज, इसको इस प्रकार से देखिए, जब आप लो वाइब्रेशन में खुद रहते हैं ना, तो दूसरों को आप कुछ भी कहेंगे वो आपकी बात नहीं मानते। फिर आप उनसे कुछ भी सही बात भी करो, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि आपकी खुद की वाइब्रेशन खुद के थॉट पैटर्न से लो चल रही है। तो सबसे पहले तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके परिवार में इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है, सपोज़ पार्टनर के साथ रिश्ता, पार्टनर में ये बुराइयां हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप इन पैटर्न्स को खुद के अंदर कितना निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप गुस्सा ज़्यादा करते हो, उस पर कंट्रोल करो। आप कड़वा बोलते हैं, आपकी वाणी में सुधार आप लेकर आओ। आप ये देखो कि मैं अपने आवाज़ को ऊंचा ना करूं, ऊंचा ना बात करूं। तो आप खुद की सबसे पहले हैबिट्स और ये इमोशनल पैटर्न्स को कंट्रोल करने के लिए काम करो। इससे ना आपकी ऑरा स्ट्रांग हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब लोग आपको सुनेंगे, बिकॉज जब वो आप में चेंज देखते हैं ना, वो सबकॉन्शियसली आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो सोसाइटी को देखो, जिन जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, सोसाइटी ने उनको फॉलो किया नहीं किया? किया है, बिकॉज दे हैव सेट एन एग्जाम्पल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एंड सेट एन एग्जाम्पल योर सेल्फ, और इससे आपका ही फायदा, यूर इन अ विन विन सिचुएशन। आप बेटर फील करेंगे, आप बेटर फील करेंगे तो दूसरों से आप परेशान कम रहेंगे, फिर आप कहोगे नहीं कि ये टॉक्सिक है। अच्छा मैम, आपने एक मॉर्निंग रूटीन हमें बताया, जैसे आपने बोला साइलेंट सिटिंग और ये सब। इज देयर अ स्लीप रूटीन हम्म ऑल्सो? डू वी मतलब कुछ उस टाइम भी करना चाहिए हम्म जिससे आपकी इन्हीं हम्म मैनिफेस्टेशन की हम्म जो आपके थॉट्स हैं हम्म उसको और पावर मिले? सबसे पहले तो टाइम फिक्स कर दीजिए सोने का।
वो भी कई बार फिक्स नहीं होता। एक दिन 10 बजे, दूसरे दिन 11 बजे, तीसरे दिन 1 बजे सो रहे हैं। कभी कभी काम हो सकता है, लेकिन कोशिश कर मैं तो यही कहूँगी कि कोशिश कीजिए आपका काम भी ऐसा हो कि आपको बहुत लेट नहीं जागना पड़े। तो आप सबसे पहले फिक्स टाइम रखो और सोने के 2 घंटे पहले मोबाइल गुम कर दो अपना, किसी ड्रॉअर में रख दो। क्योंकि आपका ध्यान ज़्यादातर लोग मोबाइल पे रहते हैं, स्क्रॉल करेंगे। दैट इज़ नॉट द टाइम। मोबाइल की लाइट ही हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो आप सबसे पहले इसको अलग रखो। थोड़ा अपने लिए समय, यानी कि अगर आपको कोई मेडिटेशन करना है, अपने आप के साथ आपको इतना समय दिन में नहीं मिला, तो थोड़ा मौन में 10-15 मिनट रात को बहुत अच्छा है। आप खुद से प्यार करने लगेंगे। अरे आपको दुनिया से प्यार हो जाएगा जब आप साइलेंस में बैठना। इट इज़ रियली, जो करेगा ना रोज़, उसको एहसास होगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो करना चालू करो। परिवार के साथ कुछ समय बिताओ, कुछ अच्छी चीज़ें बात करो। जैसे कि मैं हमेशा मानती हूँ कि ग्रैटिट्यूड रात को आप प्रैक्टिस करो। इनफैक्ट परिवार को शामिल करके करो। हाँ, कुछ ऐसे ऑफिशियली मत करो कि बुक और पेन पेपर लेकर आ जाओ, चलो बेटा आप भी लिखो मैं भी लिखती हूँ। अगर ऐसा कर सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं कर सकते हैं तो पता है आज मेरे साथ सबसे अच्छा क्या हुआ, आप शुरू करो अपने पार्टनर के साथ। आप बच्चों को पता है आज मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, तो आप उनमें भी क्या सीड्स बो रहे हैं कि रात को ना अच्छी चीज़ों को याद करनी चाहिए। तो आपके माइंड को भी अच्छा प्रभाव, उनके माइंड को अच्छा प्रभाव, ये करना आप शुरू करो। इनफैक्ट मेरे क्लाइंट हैं, उनके बेटे को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे। मैंने उनको ये कहा कि आप रोज़ रात को आप अपने बच्चे को अच्छी चीज़ें बताओ। जैसे मेरे साथ पता है पूरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, इसने मेरे साथ ये अच्छा किया, मेरे साथ आज ये अच्छा हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे उन्होंने अपने बेटे के हेल्थ में कितने पॉजिटिव चेंजेस देखे। क्योंकि आप अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों को बताएंगे ना, उनके बॉडी में अच्छे रिएक्शंस हो रहे हैं। सो इसको आप पावरफुली देखो, समझो, प्रैक्टिस भी करो। तो रात को ग्रैटिट्यूड, थोड़ा परिवार के साथ अच्छी चीज़ें करो। सोते समय अगर आप ज़्यादातर स्ट्रेस्ड एंग्शियस रहते हैं तो मैं तो कहूँगी सोने के पहले, लेटने के पहले ही बिस्तर पर आप बैठो, आपके पैर भले ज़मीन पर हों, और कुछ गलत जो दिन में हुआ ना बोलो, भगवान यहीं छोड़ के मैं अभी सोने जा रही हूँ, आई एम रिलीजिंग दिस, आई एम गिविंग दिस टू यू। आप धरती माँ को दे दो, भगवान को दे दो, ताकि आपका ब्रेन समझ जाए कि ये इमोशन के साथ मुझे नहीं सोना। एक सेपरेशन से आ जाएगी बिटवीन यू एंड दैट इमोशन। जो भी है, एंगर है, किसी ने कुछ आज गलत किया, किसी ने कुछ पैसे छीन लिए, किसी ने कुछ अपमान किया, भगवान ये जो भी हुआ ना आज अपमानजनक चीज़ें, ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, मुझे लेकर नहीं सोना, आई एम सरेंडरिंग दिस। तो ये आप सिंबॉलिकली भी कर रहे हैं कि मैंने धरती को ही दे दी, अब इसको लेकर मैं नहीं सो रही। तो आप फिर अब लेटने आ जाओ। लेटे लेटे आपका नेचर जैसा है, आपको बहुत जल्दी नींद आ जाती तो भगवान से प्रार्थना करके सो जाओ। अगर नहीं आती, आप नॉर्मली थोड़ा समय लेते हैं सोने के लिए, तो अच्छी चीज़ें वापस दोहराइए, सब अच्छा है मेरे साथ, अच्छा होता है, ये जो मेरा गोल है ना भगवान की कृपा से मैनिफेस्ट हो गया है। कुछ अच्छे थॉट्स अपने आप को दीजिए, फिर आराम से सो जाइए। तो ये थोड़ा रूटीन आप मेंटेन कीजिए। नेगेटिविटी को लेकर मत आइए, मोबाइल को दूर रखिए, टेलीविज़न को दूर। 2 घंटे सोने के पहले अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो आपकी मनोस्थिति, आपकी मेंटल स्टेट बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑफ हुँ, लोनलीनेस टुडे। हुँ, पेरेंट्स थोड़े लोनली हैं क्योंकि हुँ, बच्चों के साथ उनका कनेक्शन नहीं हो पाता, हुँ, स्पेशली जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने हुँ, लगते हैं। तो इसमें भी कोई प्रैक्टिसेस हैं जो शायद दोनों कर सकें या हुँ, कोई एक पार्टी कर सके, जिससे उनके रिलेशनशिप्स में सुधार आए। हुँ। बात कीजिए एक-दूसरे के साथ। हम समय ही नहीं देते। बाद में ना रिग्रेट होता है। ऐसे कितने सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो इससे डील नहीं क किसी के चले जाने के बाद डील नहीं कर पाते। और सबसे पहले तो उन्हें रिग्रेट होता है कि काश हमने उनसे ज़्यादा बात की होती, काश हम उनके लिए होते। मैं तो ये कहूँगी कि दुनिया जो है, आपकी लाइफ़ जो है वो बहुत शॉर्ट है, तो आप ये सोचो कि मैं कितना अच्छा कर सकूँ। और स्पेशली जो आपके माता-पिता हैं ना, आप उनके लिए जितना करेंगे, जितनी उनकी सेवा करेंगे, उतना प्लस आपके कार्मिक अकाउंट में। तो ये सोचिए कि आपके नवग्रह बैलेंस्ड हो सकते हैं। आप अपने माता-पिता की सेवा कीजिए, जितना उनके लिए कर सकें। आपके पार्टनर भी होते हैं। आप अच्छा बोलो, उनके साथ समय बिताओ। क्या पता अगर वो सोते-सोते उनका लास्ट थॉट ये है कि आप उनके लिए नहीं रहे हैं, आपको कैसा फ़ील होगा? सो आई वुड सजेस्ट कि आप बात करो, एक्सप्रेस करो। जब भी आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती ना, चाहे आपके माता-पिता हैं, चाहे आपके पार्टनर हैं, बच्चे हैं, उनके दिल पर हाथ रखिए। उनसे कहिए,
मुझे इस बात को लेकर बहुत तकलीफ़ हुई। आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो ना, इसीलिए मुझे बुरा लगा। आपने ऐसा बोला, आपने ऐसा किया या आपने ये नहीं किया। अरे आप उनको छू कर बात कीजिए, वो आपकी सिंसेरिटी को फ़ील करेंगे, आपकी कनेक्शन बढ़ेगी। तो जब बात भी करते हैं डिस्टेंस में, उनका हाथ पकड़ के बात कीजिए, उनके छाती पर हाथ रख के उनसे कहिए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम ठीक से बात नहीं कर रहे, हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। फिर देखिए उनमें कितने चेंजेस होंगे, आप में कितने चेंजेस आएंगे। हम आपके लिए कोई अपार्ट फ्रॉम द वेट लॉस इंसिडेंट हम्म, आपके लिए कोई पर्सनल ऐसा था हम्म, स्टोरी जिसने आपको इस लाइन की तरफ हम्म, आपका रुझाव हाँ, हुआ एंड देन यू स्टार्टेड हम्म, टीचिंग एंड देन पहले हम्म, तो खुद आप पढ़े उसके बाद हाँ, आपने दूसरों को पढ़ाना शुरू किया। हाँ। तो ये आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ था? 16-17 साल की उम्र में मैं अपने वर्स्ट फेज में थी, अच्छा। क्योंकि वेट बढ़ गया था, रिश्ते अच्छे नहीं थे, माइंड मेंट उस समय तो ना हम इतने ओपन भी नहीं थे कि हम बोल सके अरे हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं पता या ही नहीं हम होगा इतने डिप्रेशन नेगेटिव है कुछ थॉट्स, है, हाँ। क्योंकि हमारे लिए वो नॉर्मल था ही नहीं। हम्म। तो मनोस्थिति ऐसी थी ना कि खुद से नफरत होने, इसलिए इतने सारे स्किन इश्यूज, इतने सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, और मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने इंजेक्शन खाए होंगे। अच्छा। तो ऐसी स्टेट हो गई थी कि ऐसे लगता था जैसे अब तो गिव अप करना है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उस दिन जब मैंने भगवान से प्रार्थना की, मेरे हाथ में, क्योंकि मेरे परिवार में बहुत सारे लोग जो हैं रीडिंग के बहुत शौकीन हैं, मैं नहीं पढ़ती थी, मेरे पिताजी पढ़ते थे, मेरे दादाजी पढ़ते थे, तो उनकी बहुत सारी किताबें बुक शेल्फ था। तो ऐसा हुआ उस समय कि मुझे पानी पीना था रात को, शायद रात के 1-2 बजे होंगे, सब सोए हुए थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कुछ हो रहा है। तो मुझे पानी पीना था, तो पानी उस टेबल पे था जहाँ पे हमारी बुक शेल्फ हुआ करती थी। तो मैं उठी पानी पीने के लिए, मेरे हाथ में लिटरली एक बुक गिरी है जिसका नाम था गेम ऑफ लाइफ, फ्लोरेंस कॉवल शिन की बुक है। अच्छा। पता नहीं क्यों मैं कभी भी नहीं पढ़ती थी कोई भी बुक, मुझे लगता है 16 साल तक मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी। उस समय मुझे पता नहीं क्यों ऐसे फील हुआ कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, लेट मी ओपन एंड सी। जो मैंने रैंडमली खोली, और पहला पैराग्राफ जो लाइन मैंने पढ़ा है कि आपके अंदर जो रिजेंटमेंट है ना, वो आपके अंदर की एनर्जी को बर्बाद कर रहा है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको गिव अप करना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा, तो ये ज़रूर ट्राई करो। उन्होंने ये एक्सरसाइज दी थी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे ये शायद मेरे लिए है, मुझे करना चाहिए। उस समय पता नहीं क्या हुआ, पूरी रात मैं बैठकर मैंने उस बुक को ख़त्म कर दिया, सुबह तक मैं सोई ही नहीं। और हो सकता है शायद 6 बज गए हों, उसके बाद मुझे नींद आ गई। उसके बाद मैं ऐसी सोई जैसे मैं कभी नहीं सोई हूँ, मुझे ऐसा लगा जैसे महीनों बाद में सोई हूँ, मुझे इतना अच्छा। तो मेरी मेटाफिजिकल की जो जर्नी है ना, इमोशंस और बॉडी का जो संबंध है, उसको समझने का उस किताब से ऑनेस्टली शुरू हुआ, क्योंकि उसके पहले मैंने इसके बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। उसके बाद मैंने समझा कि हमारे जो ग्रंथ हैं, जैसे कि भगवत गीता हो गई, श्रीमद् भागवतम हो गया, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें सिखाती हैं कि हमें कैसे बोलना है, हमें अपने शरीर का देखभाल कैसे करना है, हमें अपनी स्पिरिचुअल कनेक्शन को क्यों बढ़ाना चाहिए, क्या होता है भगवान से जुड़ना। ये सब फिर वहाँ से शुरू हुआ। बचपन में हम बाल विकास क्लासेस जाते थे, श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन के बाल विकास क्लासेस होते हैं। आई थिंक फाउंडेशन वहाँ से हुआ, क्योंकि अगर वो फाउंडेशन नहीं होता तो शायद वो ग्रेस नहीं आती, शायद उस समय वो बुक नहीं गिरता। तो मैं इसीलिए मानती हूँ कि बच्चों को, चाहे वो समझते नहीं समझते हैं, आप यू you नो ऐसी जगहों पे भेजें जहाँ पे वो संतों के बारे में बताएं, जहाँ पे वो भगवान के बारे, क्योंकि हमारे क्लास में हम क्या करते थे, सत्य साईं बाबा के डिस्कोर्सेज होते थे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो हम डिस्कस करते, बच्चों को बताते थे, जैसे कि यू नो सच्चाई पर चलना क्या होता है, सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा, ये वैल्यू सिस्टम क्या होती है। तो भले ही हम इतना समझते नहीं थे, लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ें इंस्टिल जाती होता थी। था। तो मुझे लगता है शुरुआत वहाँ से हुई, और वो भी हमारे गुरु की कृपा होती, भगवान की कृपा होती है कि जब आपकी मुश्किल घड़ी आप वर्स्ट फील करते हैं ना, आपको उसी समय हेल्प मिलती है, उसी समय आपका जीवन बदलने के लिए ना कोई साइन भगवान भेजते हैं। आई थिंक मैम बड़ा ही पायस पॉइंट पे आई थिंक हम इसको एक विराम दे सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आजकल हम बच्चों को ये डीप रूटेड स्पिरिचुअल कनेक्शन कराते ही नहीं हैं, और जब तक वो खुद उसको शायद डिस्कवर ना करें अपने जी, किसी तरीके से। जी, सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर एवरी वन ऑफ अस, हमारे लिए भी, चाहे आप यंग हो, चाहे आप एक पेरेंट हो, चाहे आप
अपने थोड़े से आगे ओल्डर फेज में जा रहे हो, कि ये कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग मैम ने कुछ पॉइंटर्स दिए जो आई थिंक आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आपको सही पाथ पर लेके जाएंगे ऑफ रियलाइजेशन एंड ऑफ एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये मिथ तो मैंने बीच में ही मैम को बोला था कि हम ब्रेक कर रहे हैं, कि प्लीज़ क्विक फिक्स एफर्मेशंस एंड क्विक फिक्स टेक्निक से कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता, कोई गोल पूरा नहीं होता है। सो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपने इनमें से कोई टेक्निक्स की, मुझे पता है इनमें टाइम लगेगा, तो वी विल ट्रैक योर कमेंट्स एंड आई थिंक हम उसमें देखेंगे कि किन लोगों को इसमें फ़ायदा हुआ, कैसा फ़ायदा हुआ, क्या पूरा हुआ, और इसमें फिर लोगों का और विश्वास बढ़ेगा कि सही जी तरीके से जी कैसे आप इन चीज़ों को अपना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप तक इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशंस नहीं पहुंच पाएंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। समझे क्या।